गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और आइए आज हम यूटेट 2026 जो कि सितंबर में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन को और आसान बनाते हैं। जिसमें हमने जो टॉपिक उठाया था वो था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और उसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मिनरल्स, यानी कि खनिज लवण। खनिज लवण में कल तक की जो क्लास हमने पढ़ा है वो पढ़ा हमने मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम माइक्रो मिनरल्स किनको कहते हैं, इनके क्या कार्य हैं और इनके क्या क्या सोर्स यानी कि स्रोत होते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो यहाँ समझते हैं कि मिनरल्स की कल हमने डेफिनेशन लिखी थी जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने उसकी कल हमने डेफिनेशन को देख लिया था। हमने मेनली इसके दो टाइप पढ़े थे। दो टाइप क्या क्या पढ़े थे हमने पढ़ा था जिन मिनरल्स की हमारी बॉडी को प्रतिदिन 100 mg से 100 mg से ज़्यादा की आवश्यकता होती है, 100 mg से ज़्यादा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं मैक्रो मिनरल्स। क्या कहते हैं उसे? मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, पहला। और जो दूसरा था उसको कहते थे जिस मिनरल्स की हमें 100 mg से कम की ज़रूरत होती है उन्हें बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्लियर यहाँ तक? तो हमने कल मैक्रो में देख लिया था, हमने सोडियम को पढ़ा, हमने पोटेशियम को पढ़ा, कैल्शियम को पढ़ा, क्लोराइड को पढ़ा, और भी हमने बहुत सारे ये देखे थे। ठीक है, यानी कि मैक्रो मिनरल्स में हमने इसके कार्य और इनके स्रोत हमने मेनली पढ़ लिए थे। सल्फर को पढ़ा था कि ठीक है, Mg मैग्नीशियम को पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ हमने यहाँ देख लेते। आज बारी है माइक्रो की। माइक्रो मिनरल जैसे कि आपका आयरन होता है, ठीक है, मैंगनीज है, और भी है, बहुत सारे हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, जिंक है। ठीक है, तो ये क्या है? सारे माइक्रो मिनरल्स, यानी कि इन सब मिनरल्स की हमारी बॉडी को प्रतिदिन 100 mg से कम आवश्यकता होती है। तो ये देखते हैं अब माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के हैं। माइक्रो मिनरल्स में अगर हम देखें, जो माइक्रो मिनरल्स है हमारे पास, ये उसके टाइप हैं। जिंक है, आयरन है, कॉपर, मैंगनीज और क्रोमियम। अगर जिंक का सिंबल होता है Zn, आयरन का सिंबल Fe, कॉपर का सिंबल Cu, मैंगनीज का Mn, क्रोमियम का Cr। ये 5 इस तरफ हो गए। 5 इस तरफ फ्लोराइड, आयोडीन, सेलेनियम, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम। ठीक है, ये टोटल कितने के 5 और 5 10 हो गए टोटल। ठीक है, इनको हमें पढ़ना है, इनको हम इनके कार्य पढ़ेंगे और इनके स्रोत पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में इनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे माइक्रो मिनरल्स, इनको कहते हैं। आप सबसे पहले इनका नाम याद कर लो। कई बार पेपर में से आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें बोलेंगे निम्न में से कौन एक माइक्रो मिनरल का उदाहरण है। तो 3 मैक्रो होंगे, उसमें एक माइक्रो होगा। तो आपको पहले इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अब इनके आइए सोर्स और इनके कार्य देखते हैं। तो पहले नंबर पे जो आता है हमारा, पहले नंबर पे आता है हमारा फंक्शंस एंड सोर्स ऑफ जिंक। पहले नंबर पे आता है भाई जिंक, जिंक के कार्य और इसके स्रोत। तो जिंक जो काम करता है वो प्रोटीन और आनुवांशिक सामग्री का निर्माण करने में काम करता है, यानी कि प्रोटीन और आनुवांशिक सामग्री के निर्माण में काम करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन के निर्माण में भी एक तरीके से काम कार्य कर रहा है। जैसा कि हमने पीछे देखा था मैक्रो में सल्फर ऐसा कार्य कर रहा था। शुक्राणु का उत्पादन करता है और सामान्य भ्रूण, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल भ्रूण होता है, यानी कि जो पेट में जो बच्चा है उसका विकास के लिए ये यूजफुल होता है। सामान्य वृद्धि और यौन परिपक्वता, यानी कि नॉर्मल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशंस, इसी जिंक के वजह से बॉडी में आ पाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक समझ आइए। सामान्य वृद्धि और यौन परिपक्वता, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरेशन में भी यूज होता है। दूसरा, अगर मैं इसके एक और उपयोग बताऊं, जो हमारे पास इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन के भी स्त्राव में मदद करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के स्त्राव में भी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये अग्न्याशय से निकलता है। ठीक है, क्लियर है? जो कि ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
तो ये क्या हो गया, जिंक के क्या हो गए कार्य हो गए। पहला कार्य प्रोटीन और आनुवंशिक सामग्री का निर्माण करना, यानी प्रोटीन का भी निर्माण करता है। साथ में शुक्राणु का उत्पादन करता है, सामान्य भ्रूण विकास में उत्तरदायी है और सामान्य वृद्धि और सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए ये जिम्मेदार होता है। और लास्ट यानी कि पांचवा, इंसुलिन हार्मोन के स्राव में भी हेल्प यानी कि मदद करता है। तो अब इसके सोर्स क्या क्या हैं जिससे हमें प्राप्त होता है? सबसे पहले मांस, मछली, साबुत अनाज और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां इसके मेनली क्या रहते हैं, इसके सोर्स रहते हैं। ठीक है, तो आपको सोर्स भी इसके पता होने चाहिए। ठीक है, तो आइए सेकंड नंबर पे समझते हैं। इनमें ज़्यादा हमें पढ़ने का नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इसलिए हम इसको करना है। फिर आता है लोहा, लोहे के कार्य और स्रोत यानी कि आयरन के कार्य और स्रोत पढ़ने हैं। पहला आता है यहाँ पे, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है। अभी हीमोग्लोबिन क्या है, जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड है सबसे पहले उसके लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाई जाती है, ठीक है। तो जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी जो होती है इसमें प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोला मैंने? हमारा जो ब्लड है उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। इसमें से जो आरबीसी, इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है मेनली, ये हीमोग्लोबिन पहले तो ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का ये जो आयरन है ये क्या रहता है, इसका एक हिस्सा रहता है, ठीक है। मेनली समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, ये ऊर्जा उपापचय के लिए आवश्यक होता है, यानी कि नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, क्लियर है। यानी कि मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है, उनको कंबाइंड रूप से मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ऊर्जा मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, ये आवश्यक होता है, ठीक है। क्लियर है। दूसरा, इसके बाद इसके जो सोर्स आते हैं वो आता है आपका लाल मांस, मछली, अंडे की जर्दी, ठीक है, ये अंडे की जर्दी है, यहाँ पे दिखा रखी है आपको, फल या सूखे मेवे, गहरे रंग का पत्तेदार साग। क्लियर है यहाँ तक। तो इतना समझ आया, ठीक है। तो क्या क्या उपयोग है इसके, हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है, हीमोग्लोबिन का एक लाल रंग, ये ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। दूसरा, ये आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है। तो आगे समझ, तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जो तीसरा रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है वह है फ्लोराइड। अब फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोराइड के कार्य और सोर्स। फ्लोराइड हमें हड्डियाँ और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। जो हमारी हड्डियाँ और दांत है इसके निर्माण में मेनली क्या रहता है, सहायक रहता है। आपने देखा वो टूथपेस्ट पे भी लिखा आ जाता है कई बार फ्लोराइड। दूसरा, ये दंत क्षय को रोकने में मदद करता है, यानी कि ठीक है, दंत क्षय यानी कि जो दांतों में होने वाली डिजीज़ है उसको में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन अगर फ्लोराइड ज़्यादा हो जाए, अगर फ्लोराइड आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाए, फ्लोराइड अगर ज़्यादा हो जाए तो दांत जो होते हैं येलो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, ठीक है। यानी फ्लोराइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो दांत कैसे हो जाते हैं, पीले से दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मदद कर, हड्डी और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। और दूसरा, दंत क्षय को रोकने में मदद करता है। और मात्रा अधिक हो जाए तो दांत येलो यानी पीले हो जाते हैं। साथ में इसके सोर्स है पीने का पानी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, मछली और चाय, ठीक है। ये लिखा गया यहाँ पे, है ना। समझ आ गया आपको यहाँ तक। तो आइए इसके बाद आगे समझते हैं। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ठीक है, कई बार। इसके बाद आता है आयोडीन। अब आयोडीन को समझेगा, आयोडीन क्या है। हम जब ग्लैंड पढ़ेंगे यानी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, जब हम ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, ग्रंथियों में हम मेनली 3 टाइप की पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे, 3 टाइप्स की पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, पहली पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी पढ़ेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। और तीसरी पढ़ेंगे मिश्र ग्रंथि, मिश्र ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो सिर्फ हार्मोन रिलीज करती है। फिर आती है बाह्य स्रावी ग्रंथि जो सिर्फ एंजाइम रिलीज करती है, एंजाइम।
और तीसरी जाती है जो हार्मोन प्लस एंजाइम, दोनों का स्त्रावण करती है। तो जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये यहाँ पर गले के पास प्रेजेंट होती है और ये एक हार्मोन रिलीज करती है थायराइड, ये थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, देखो थायराइड हार्मोन में पाया जाता है। यानी कि अगर देखो कई बार क्या हो जाता है इससे, जो हमारी यानी कि ये मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है हमारा, चयापचय प्रक्रिया है, जैसे मैंने बोला कि डाइजेशन हो या फिर आप बोल सकते हो रेस्पिरेशन हो, इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपने देखा होगा मेनली डॉक्टर इस चीज़ के टेस्ट करने के लिए बोलता है थायराइड ग्रंथि से, यानी कि इसके टेस्ट कराओ थायराइड के। तो उसमें देखा होगा आपने क्यों करने को बोला है कि पता चल जाए कि जो थायराइड ग्रंथि जो है वो प्रॉपरली हार्मोन का रिलीज़ कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये प्रॉपर रिलीज़ नहीं कर रही है थायरोक्सिन हार्मोन को, तो ये ज़रूरी है कि ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसलिए इसके टेस्ट के लिए बोलता है। अब थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो प्रॉपरली रिलीज कब होगा, जब आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में आयोडीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आयोडीन प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए आपको ऐसे फूड खाने पड़ेंगे जिससे हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, और आयोडीन की कमी नहीं होगी तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगी, जो कि क्या काम करेगा, थायराइड हार्मोन में पाया जाता है, जो हमारी वृद्धि, विकास और मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने में मदद करता है। यानी कि फाउंड इन थायराइड हार्मोन विच हेल्प रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसके ये मेनली कार्य, यानी कि आयोडीन बॉडी में प्रॉपर होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन आसानी से स्त्रावित होगा और हमारी बॉडी के फंक्शन अपने आप में काम करते रहेंगे। यहाँ से मिक्स ग्रंथि यानी कि मिक्स ग्लैंड का नाम पूछा जाता है, जो कि हमारी पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय है। अग्न्याशय आपने देखा होगा इंसुलिन हार्मोन और पेप्सिन जो कि क्या नाम है वो एंजाइम रिलीज करती है। ठीक है, तो बाकी यहाँ देखो सोर्स जो है इसके, समुद्री भोजन, ठीक है, आयोडीन युक्त मिट्टी में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। आपने देखा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है, वो भूमि से क्या कर लेते हैं, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ आप ले सकते। आयोडीन युक्त नमक, आपने देखा होगा आजकल आयोडीन युक्त नमक काफ़ी चर्चा में भी चला है कुछ सालों से। ब्रेड और डेयरी उत्पाद आदि, ये सभी क्या है, आयोडीन के मेनली स्रोत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ आया आयोडीन के सोर्स और इसके कार्य। इसके बाद बारी आती है कोबाल्ट की। कोबाल्ट को जब हम समझते हैं, आपने देखा होगा कोबाल्ट जो है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो एक कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। तो देखो कोबाल्ट विटामिन B12 का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यानी कि कोबाल्ट ही विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए कोशिका के कार्य के लिए आवश्यक होता है। तो ये क्या करता है, कोशिकाओं में कार्य करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ये विटामिन हैं। ठीक है, इसके जो सोर्स है मेनली मछली है, मेवा है, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली और पालक अनाज जैसे, ये इसके क्या हो जाते हैं, इसके मेनली सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इतना कुछ नहीं है, आपने जो विटामिन B12 के बारे में पढ़ रखा है वो आप मेनली याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये विटामिन B12 में भी क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो समझ आया आपको यहाँ तक कि विटामिन B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए, यानी B12 की कमी हो जाए, तो बॉडी में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया। हमने पीछे विटामिन में पढ़ा भी है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। आपने सुना होगा हमारी जो आंतें होती है, हमारी आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। ये क्या करता है, ये विटामिन B12 यानी कि बी कॉम्प्लेक्स समझ लो, बी कॉम्प्लेक्स पूरा विटामिन बी, यानी कि विटामिन B12, B9। ठीक है, क्या हुआ, बंद क्यों हो गया? ठीक है, विटामिन B12, B9, ठीक है, इनका क्या, और साथ में विटामिन के यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन के, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के निर्माण में क्या होता है, मददगार होता है।
साथ में ये ई कोलाई क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है और हमारे आंतों में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ने नहीं देता, ठीक है, उनको नष्ट करता है। तो अगर हमें B12 चाहिए तो B12 के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोबाल्ट, क्योंकि बिना कोबाल्ट के विटामिन B12 का निर्माण नहीं हो सकता। तो क्या है, कोबाल्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, विटामिन B12 के निर्माण के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए लिखा गया कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का एक अभिन्न अंग है। और आपने सुना होगा कैंसर के इलाज में, ठीक है, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो कैंसर के इलाज में कैसे यूज होता है तो आप इसको आगे समझ सकते हो, ठीक है। तो मेनली कैंसर के इलाज में भी इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो समझ आए यहाँ तक, ठीक है। तो इसके सोर्स देखते हैं। सोर्स क्या है, मछली, मेवा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ब्रोकली, पालक और अनाज जैसे। अनाज क्या है, इसके क्या हो जाते हैं, इसके सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। इन सोर्स को लेने से बॉडी में कोबाल्ट की कमी की पूर्ति होती है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है क्रोमियम की, ठीक है। इसके अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद बारी आती है क्रोमियम की। क्रोमियम मेनली क्या है, ये लिखा है रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है। आपने देखा होगा जब कभी हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाते हैं, नहीं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो हमारी बॉडी में टूटता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म में जब वो टूटता है तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में यानी कि बॉडी में जब जाता है तो हमारे रक्त में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए अग्न्याशय से एक हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोज जब ब्लड के साथ मिलता है तो ब्लड में शर्करा के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और इस बढ़े हुए लेवल को इंसुलिन हार्मोन जो कि अग्न्याशय से निकलता है इसको कंट्रोल करता है। कैसे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर बाई चांस इंसुलिन हार्मोन ना रिलीज हो या ब्लड में या बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, शर्करा का लेवल बढ़ जाए तो क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्या हो जाती है, डायबिटीज़, उन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ को रोकने के लिए या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन के साथ मिलकर कार्य करता है आपका क्रोमियम, ठीक है, जिससे प्रॉपरली कार्य हो जाता है। तो इसलिए इसका एक काम क्या है, रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है वो होती है सेकेराइड, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है भी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। इसके जो सोर्स हैं खाद्य पदार्थ, ठीक है, विशेष रूप से जिगर यानी कि जो लीवर होता है, शराब बनाने वाला खमीर, ठीक है, यानी कि आपने पढ़ा ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा एक फर्मेंटेशन होता है, यानी किण्वन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ईस्ट का उपयोग करते हैं एल्कोहल के निर्माण के लिए, ठीक है। तो उस ईस्ट की ये बात कर रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। साबुत अनाज, और क्या है, साबुत अनाज भी है, ठीक है, ये साबुत है लिखा हुआ, इसको हटा दो, साबुत अनाज। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्रोमियम के मेनली क्या हो गए, उपयोग है। ये क्या करता है, इंसुलिन के साथ मिलकर ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। समझ आए यहाँ तक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब बारी आती है इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बारी आती है मोलिब्डेनम की, ठीक है। मोलिब्डेनम के कार्य क्या है, शरीर प्रोटीन और आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए को संसाधित करने के लिए
मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है, यानी कि शरीर में प्रोटीन और आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए को संसाधित करने के लिए, ठीक है, इसका काम करना, यानी बॉडी यूज मोलिब्डेनम टू प्रोसेस प्रोटीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसका काम किया जाता है मोलिब्डेनम का, ठीक है। इसके जो सोर्स हैं वो है आपके पास फलीदार सब्जियां, रोटी, अनाज, पत्तेदार हरी सब्जियां, दूध और जिगर, ठीक है, ये सभी क्या है इसके मेनली सोर्स हो जाता है। बस आप यहाँ तक याद कर लेना इसके सोर्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो समझ आया मोलिब्डेनम ये इसका कार्य है। आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो समझ आया यहाँ तक? तो इसके बाद समझते हैं, अब बारी आती है मैंगनीज की। मैंगनीज में कह रहा है मैंगनीज के कार्य, वसा और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म यानी कि इनको पचाने में हेल्प कर रहा है आपकी, ठीक है। साथ में कैल्शियम और कैल्शियम का अवशोषण यानी कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, और रक्त शर्करा विनिमय में भूमिका निभाता है। रक्त शर्करा का मतलब है रक्त में ग्लूकोज, ठीक है, विनिमय में भूमिका, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इनके कैल्शियम के अवशोषण में, और रक्त शर्करा के विनिमय में भी हेल्प करता है आपका मैंगनीज। रक्त शर्करा का मतलब है ग्लूकोज से। सोर्स क्या है? खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से और विशेष रूप से पौधों के खाद्य पदार्थ में ये पाया जाता है, ठीक है। ये इसके मेनली क्या है, इसके स्रोत हैं। आप इसका भी चाहो इसकी छोड़ ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद बारी आती है आपकी सेलेनियम की। सेलेनियम के कार्य और स्रोत यानी कि फंक्शंस एंड सोर्स ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम के क्या कार्य? मेनली एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं, यानी कि बॉडी में जो फ्री ऑक्सीजन होती है, बॉडी में जो फ्री ऑक्सीजन होती है, ठीक है, बॉडी में जो फ्री ऑक्सीजन है आपकी, ठीक है, उस ऑक्सीजन में क्या करता है ये फ्री ऑक्सीजन के मतलब कि उसको बॉडी से हटाने में हेल्प कर रहा है एक तरीके से आपकी, क्योंकि जो फ्री ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में वो क्या करती है मेनली, क्योंकि वो अस्थायी होती है। फ्री ऑक्सीजन जो है यानी कि आपकी वो क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है ये? अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। और ये अस्थायी ऑक्सीजन किसी से भी रिएक्शन कर सकती है, और ये किसी से भी रिएक्शन करेगी, जो हमारे सेल हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनको क्या करेगी, सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि कोशिकाओं को क्या पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये बॉडी में ये फ्री ऑक्सीजन आती कहाँ से? जिससे आप कहीं पे ठेली वगैरह पे या कहीं शॉप पे आप बार बार जो मतलब कि जैसे कुछ भी चीज़ पका रहे हैं, बार बार उसी तेल में पकाए जा रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में आप खाते हो उसको, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। तो इनको निष्कासित करने में कौन हेल्प कर रहा है? आपका सेलेनियम, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ये लिखा है इसके बारे में, एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन किसी के साथ अभिक्रिया करी तो उसका ऑक्सीकरण कर देती है, ठीक है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो मुक्त कणों और श्रृंखला प्रतिक्रियाओं का उत्पादन कर सकती है, जो जीवों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि जो ये ऑक्सीजन थी, फ्री ऑक्सीजन, ये क्या कर सकती है, हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए सेलेनियम अगर बॉडी में है तो ये फ्री ऑक्सीजन को क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा, और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके सोर्स क्या है? मांस है, समुद्री भोजन और अनाज, ये इसके मेनली क्या है, इसके सोर्स हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो ये आज हमने इसके माइक्रो के हमने 10 ऐसे माइक्रो मिनरल्स देखे जिसके हमने कार्य और सोर्स को समझा, ठीक है, और अच्छे से इनकी स्टडी करी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, यानी कि यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकेंड पेपर की अच्छे से तैयारी भी करना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हो। हमारे कोर्स की जो फ़ीस है, पेपर 1 की फ़ीस 799 रुपये, जो कि स्टार्टिंग हुआ है अभी 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। 21 जुलाई 2026 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें अभी लगभग कुछ ही हमने टॉपिक्स को कवर किया है। मई पेपर 2 अगर आप मैथ्स या ऑब्लिक साइंस किसी में भी अगर आप परचेस करना चाहते हो, उसकी फ़ीस भी 799 रुपये रखी गई है।
साथ में अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कंबाइंड रूप से परचेज़ करोगे तो उसके लिए फ़ीस है 999 रुपये। ठीक है, तो अभी आप जाइए सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर, ये चैनल का नाम है नीचे, सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप। ठीक है, और इससे कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेनी हो बैंक से रिलेटेड, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स को परचेस कीजिए, जिसमें हम यूटेट फर्स्ट पेपर और यूटेट सेकंड पेपर दोनों की कंबाइंड रूप से तैयारी करा रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, हर हर महादेव, थैंक यू।